इसके अलावा जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो कोई अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें हेट स्पीच, धार्मिक भावनाओं को भड़काना और अखबारों में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनके बारे में आपको सही तरीके बताना पड़ेगा। और नेताओं की भाषा को लेकर जो है नफरती जो भाषा उसके ऊपर अंकुश लगाने का जो कह सकते हैं कि इसके ऊपर पूरा प्रबंध किया गया। वहीं ये भी कहा गया है कि कई तरह से तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरह से इलेक्शन में कोई रुकावट या गड़बड़ी ना पैदा हो सके और धन बल के आधार पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों के ऊपर प्रेशर इससे जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे नेता अपने हाथ पैर मारने लगते हैं। वोटों को जुटाने के लिए यहाँ तमाम तरीके की कोशिश करते हुए यहाँ पर हर पार्टी के नेता नजर आते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि आचार संहिता भी लगा दी गई है, जिसके बाद कुछ गाइडलाइंस होंगी जिसके तहत कई चीज़ों का पालन यहाँ पर हर नेताओं को करना पड़ेगा। इस बीच अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार जो सियासी अब कहीं ना कहीं नेताओं की जुबान जो है वो जहरीली होती नजर आएगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा और चुनाव के वक्त पर ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता रहा है। लेकिन अब शायद सरकारी जांच एजेंसियां हैं उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग की डायरेक्शन से हैं वो आ चुकी हैं। इसके साथ साथ चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आगामी वक्त में अब कहीं ना कहीं नेता अपने काम से, अपने बयानों से यहाँ पर जनता के बीच जाएंगे, वहाँ पर उनसे अपना जो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और उसी के आधार पर आगामी रणनीतियों नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार देश का हर नागरिक कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो बड़ा ऐलान कर दिया है कि आखिरकार चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे और किस तरह से होंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो 7 चरणों में लोकसभा के ये चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरीके से 19 अप्रैल को यहाँ पर सबसे पहले चरण के चुनाव होने हैं, उसके बाद दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होंगे, 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव होंगे, 13 मई को चौथे चरण के चुनाव, इसके बाद 20 मई को 5वें चरण के चुनाव, 25 मई को छठे चरण के चुनाव और अंतिम और 7वें चरण के चुनाव 1 जून को होंगे। 20 जून को यहाँ पर मतगणना होगी और जिस तरीके से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार और कौन से नए बदलाव इस बार चुनाव आयोग करेगा। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा खास हैं, क्योंकि इन चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। कई बैठकें यहाँ पर की हैं और कई नए नियम भी यहाँ पर लाए गए हैं कि किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाया जाए और इसे मनाया जाए, जिसके लिए यहाँ पर देखने के लिए मिला कि कई गाइडलाइंस भी बनाई गई। सवाल ये है कि हर बार इस तरीके की बातें तो कही जाती हैं, लेकिन जब वोटिंग का समय आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो दावे हैं, वो जो वादे हैं, वो महज कागजी ही बनकर रह जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि जिन गाइडलाइंस का पालन करने के कड़े आदेश यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं, क्या उन्हें जमीनी स्तर पर भी लागू कर पाएंगे, ये सवाल लगातार है। यहाँ पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, सबसे पहले तो देखिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल या फिर नेताओं को इंतजार था, कहीं ना कहीं आम जनता भी इंतजार कर रही थी कि आखिरकार लोकतंत्र के इस महापर्व को किस तरह से मनाया जाएगा, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है। सबसे पहला सवाल यही है कि 7 चरणों में जिस तरह से चुनावों की इस प्रक्रिया को बांटा गया है, किस तरीके की यहाँ पर तैयारी होगी और किस तरीके की नई चीजें यहाँ पर लाई गई हैं चुनाव आयोग द्वारा। देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं जिम्मेदारी
का काम भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस बार की बात करें तो 97 करोड़ वोटर्स हैं जो इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि 7 चरणों में एक बार फिर से चुनाव को रखा गया है, जिसमें इस बार चुनाव आयोग ने कई चीज़ों पर काम करने का जो फैसला है वो किया है। इसमें 85 साल से जो अधिक की उम्र के लोग हैं उनके लिए घर बैठे मतदान करने का एक नया कह सकते हैं प्रोसेस शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरान जो टीवी और बहुत सारी मीडिया में तमाम तरह की गलत सूचनाएं और खबरें जो आती रहती है उसको रोकने के लिए एक तरीके से उसके ऊपर पैनी नज़र बनाने के लिए पूरे के पूरा कह सकते हैं कि एक टीम गठित की गई जिसके तहत इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो कोई अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें हेट स्पीच, धार्मिक भावनाओं को भड़काना और अखबारों में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनके बारे में आपको सही तरीके बताना पड़ेगा, और नेताओं की भाषा को लेकर जो है नफरती जो भाषा उसके ऊपर अंकुश लगाने का जो कह सकते हैं कि इसके ऊपर पूरा प्रबंध किया गया। वहीं ये भी कहा गया है कि आलोचना तो ठीक है लेकिन फेक न्यूज़ को देना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के अलावा तो 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव भी इसमें होने वाले हैं, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यानी कि एक बड़े और व्यापक तौर पर कह सकते हैं चुनाव होने वाला है। यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां की गई ताकि कैश जो कि हम देख रहे हैं, अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 3400 करोड़ का कैश पकड़ा गया है, जिसके ऊपर जो आयोग की तरफ से कहा गया है कि भाई ऐसा ना हो, इसलिए हम बड़े स्तर पर इसके ऊपर काम करने वाले हैं। जो विमान, चार्टर्ड विमान भी यूज़ होंगे और जब वो लैंडिंग करेंगे उस समय उनकी जांच की जाएगी ताकि ऐसा ना हो कि उसके ज़रिए पैसे को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाए। यानी कि कई तरह से तैयारियाँ की गई हैं कि किसी भी तरह से इलेक्शन में कोई रुकावट या गड़बड़ी ना पैदा हो सके और धन बल के आधार पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना कर सके। अगर हम चुनाव की बात करें तो पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को है, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा चरण जो है वो 7 मई को, उसके अलावा चौथा चरण जो है 13 मई को, 5वां चरण 20 मई को, छठा जो है 25 मई को। इसके अलावा 7वां जो चरण है वो 1 जून को है और वोटों की जो गिनती है वो 4 जून को की जाएगी। यानी कि 4 जून वो तारीख है जब देश को एक बार फिर नई सरकार मिलेगी और अब यहाँ से जो माहौल है वो पूरी तरह से जो प्रगति की राजनीतिक तौर पर होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद एक तरीके से माहौल गर्मा जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके अभी प्रत्याशी भी घोषित नहीं हो पाए। तो ऐसे में अब हर तरफ हड़बड़ी मचेगी, क्योंकि इसके बाद लगातार जो पार्टियां हैं वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आएंगे, उनकी लिस्ट फाइनल करेंगे। अब इसको लेकर जो कहा गया है आयोग की तरफ से उस पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं किस तरह से काम करेंगी और साथ में जो उनके भाषण होते हैं, हम देखते हैं कई बार जो उनका भाषा का स्तर होता है वो भी काफ़ी गिरता हुआ नजर आता है। तो क्या इसके ऊपर भी कुछ काम होता हुआ नजर आएगा या ये सिर्फ हर बार ऐसा कहा जाता है वही इस बार भी कहकर बन जाएगा? तो ऐसे में आयोग ने कहा है कि सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो अभी देखना होगा किस तरह से अभी आयोग की तरफ से जो कह सकते हैं चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है, क्योंकि 55-56 लाख ईवीएम के से इन चुनावों को कह सकते हैं किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा देश हमारा है, वहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया को करना अपने आप में आसान काम नहीं है। अब जबकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया है, तो यहाँ से एक अलग तरह का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से जो आचार संहिता है वो भी लगती हुई नजर आएगी। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट जाएंगी, लेकिन क्या प्रचार प्रसार का जो जरिया है, तरीका है, क्या पहले से बेहतर होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो भाषा का स्तर है प्रज्ञा जी वो अमूमन गिर जाता है। वाकई में देखिए, और ये काफी बड़ी बात जो यहाँ पर अमन जी ने कही कि आचार संहिता लागू होने के बाद साफ तौर पर निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि भाषा शैली का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए भी मिला था कि कई ऐसे नेता थे जिन पर पिछले चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों के चलते मानहानि के मुकदमे हो जाते हैं। कई नेताओं की सांसदी चली गई, कई नेताओं को सस्पेंड तक कर दिया गया। क्या इस बार भी इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी? ये सवाल लगातार यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ शिखा है, शिखा से सवाल रहेगा। शिखा, जिस तरीके से आज एक बड़ा ऐलान हुआ है, कई गाइडलाइंस बनाई गई, यहाँ पर अमन जी ने कहा कि आदेश तो दे दिए जाते हैं लेकिन नेता कहीं ना कहीं भाषा शैली जो है उसकी मर्यादा को लांघते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है, क्या इस बार के चुनाव में भी वही चीजें दोहराई जाएंगी या फिर कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे नेता अपने हाथ पैर मारने लगते हैं, वोटों को जुटाने के लिए यहाँ तमाम तरीके की कोशिश करते हुए यहाँ पर हर पार्टी के नेता नजर आते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि आचार संहिता भी लगा दी गई है, जिसके बाद
कुछ गाइडलाइंस होंगी जिसके तहत कई चीज़ों का पालन यहाँ पर हर नेताओं को करना पड़ेगा। एक भाषा शैली के नियम के अनुसार यहाँ पर बातें करनी पड़ेंगी। तो ये जो आचार संहिता लागू कर दी गई है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चुनाव से पहले ये लागू की जाती है, जिसके बाद तमाम जो चुनाव हो रहा था जिसमें मतलब किसी भी तरीके की कोई भी बाउंड्रीज नहीं लगाई जा रही थी, उसमें एक तरीके से बाउंड्री लगा दी जाती है और फिर उन नियमों का यहाँ पर पालन हर पार्टी के हर नेता को करना होता है, और जो कि देश के हर नागरिक के लिए अच्छा होता है और चुनावों के लिए भी यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है। वाकई में देखिए, और अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो सरकार है वो किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं ले सकती, किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दे सकती, और इससे लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कई ऐसी पार्टियां जो अभी तक किसी भी गठबंधन में जाने से इनकार करते हुए नजर आ रही हैं या इस सवाल पर चुप्पी साधते हुए नजर आ रही हैं, हो सकता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद वो अब तस्वीर को साफ करते हुए नजर आए। और ऐसे में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद शायद वो कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मायावती की चुप्पी कहीं ना कहीं उनके डर को दर्शाती है, और आचार संहिता लागू होने के बाद कहीं ना कहीं वो डर खत्म होता हुआ नजर आएगा। दिनेश है यहाँ पर मेरे साथ, और दिनेश से सवाल रहेगा। दिनेश, कहा जा रहा है कि शायद अब बीएसपी सुप्रीमो अपनी चुनावी तस्वीर को साफ करती हुई नजर आए, एक बार फिर से उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा लगातार हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा था अब तक कि शायद ईडी सीबीआई के डर के चलते वे खामोश हैं, चुप हैं। क्या लग रहा है कि क्या फैसला बदलती हुई नजर आएंगी? उम्मीद है अभी? जिस तरीके से जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्यवाही का जो है सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, आज दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है कि कविता को शराब नीति मामला घोटाले में जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसी ये तमाम खबरें हैं, लेकिन इस बीच अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार जो सियासी अब कहीं ना कहीं नेताओं की जुबान जो है वो जहरीली होती नजर आएगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा, और चुनाव के वक्त पर ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता रहा है। लेकिन अब शायद सरकारी जांच एजेंसियां हैं उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग की डायरेक्शन से हैं वो आ चुकी हैं, इसके साथ साथ चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और आगामी वक्त में अब कहीं ना कहीं नेता अपने काम से, अपने बयानों से यहाँ पर जनता के बीच जाएंगे, वहाँ पर उनसे अपना जो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और उसी के आधार पर आगामी रणनीतियां तय करते नजर आएंगे। तो अब जो महत्वपूर्ण दौर था जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, चुनाव के लिए 5 साल का इंतजार करते हैं तमाम राजनेता, और वो वक्त आ चुका है। अब कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंकना चाहेंगी, और इसके दम पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करके सरकार बनाने का सपना जो है देख रही होंगी। वाकई में देखिए, और अब लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब आखिरकार पार्टियों की किस तरीके की रणनीति यहां पर रहेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में कोई भी यहां पर कामकाज जो है वो नहीं किया जाएगा इस सरकार के द्वारा। तो क्या इसके बाद अब विपक्षी पार्टियों में जो कहीं ना कहीं एक दरार देखने के लिए मिल रही थी, उनमें मजबूती यहां पर देखी जाएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।